गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आरसी फिजिक्स क्लासेस। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समाकलन। इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अवकलन। तो अब देखिए हम थोड़ा सा इस अवकलन के बारे में फिर से बात करते हैं। तो देखिए अवकलन में मैंने क्या बोला था कि आपको एक कोई मान दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा परिवर्तन की दर, अर्थात आपको कोई एक वैल्यू गिवन होगी और उससे आपको क्या निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। जैसे अगर मैं किसी एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपको जैसे विस्थापन दे दिया, ठीक है, और विस्थापन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स से या एस से, और मैंने पूछा कि बताइए वेग क्या होगा, तो वेग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, v से। और वेग होता क्या है, वेग को आप क्या लिख सकते हो कि विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है वही तो क्या कहलाती है, वेग। अर्थात यहाँ पर x आपको कोई एक वैल्यू या मान दिया हुआ था और जब आपने वेग निकाला तो उसमें आपने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, अर्थात परिवर्तन की दर निकाली। तो अवकलन यह कहता है कि आपके पास कोई वैल्यू होगी, उससे आपको रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। जो अब हम बात करते हैं समाकलन की, तो जो इंटीग्रेशन होता है वो ये कहता है कि आपके पास परिवर्तन की दर होगी और उससे आपको क्या निकालना होगा, मान। तो अवकलन में तो मान से आप क्या निकालोगे, परिवर्तन की दर, और समाकलन में आप क्या करोगे, परिवर्तन की दर से आप क्या निकालोगे, मान। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कोई वेग दी हुई है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और मैंने पूछा कि बताइए विस्थापन क्या होगा। तो बताइए वेग है वो तो परिवर्तन की दर है, और जो विस्थापन है वो क्या है, मान है। तो इस बार आप क्या कर रहे हो, परिवर्तन की दर से मान निकाल रहे हो। तो याद रखना जब आप मान से परिवर्तन की दर की तरफ जाओ तो वो तो कहलाता है अवकलन, और आप उल्टा काम करो, अर्थात परिवर्तन की दर से अगर आप मान निकालो तो वो क्या कहलाता है, समाकलन। तो यहां से देखो एक बात बोली जा सकती है क्या, कि जो आपका समाकलन है वो जो अवकलन है उसका उल्टा प्रोसीजन है। तो जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन क्या है, जो डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स प्रोसीजर है। यही तो हो रहा है। अवकलन में क्या होता है कि आप वैल्यू से रेट ऑफ चेंज निकालते हो, समाकलन में क्या होगा कि आपके पास रेट ऑफ चेंज होगी, उससे आप क्या निकालोगे, उससे आप वैल्यू निकालोगे। तो ये है इंटीग्रेशन। अब देखिए जो डिफरेंशिएशन अवकलन होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते थे डी से, मैंने बताया भी था, जैसे dx अपॉन dt लिख दिया, dy अपॉन dx लिख दिया। तो ये सब किसको शो करते हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन को। अब जो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो होता है एस टाइप, जैसे कैपिटल एस लिखते हो आप, पूरा एस से नहीं, इस प्रकार। ये जो साइन होता है वो किसका साइन होता है, वो साइन होता है समाकलन का, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो समाकलन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहली बात तो ये बात समझ में आ गई कि समाकलन है क्या, समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसीजन है। अवकलन में हमारे पास कोई वैल्यू होती है, उससे हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, और समाकलन में हमारे पास रेट ऑफ चेंज होगी, उससे हम वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर विस्थापन से आपको वेग निकालना हो तो आप क्या करोगे कि ये वैल्यू है और वे क्या है, परिवर्तन की दर। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वेग से विस्थापन चाहिए, तो वेग क्या है, परिवर्तन की दर, और विस्थापन क्या है, मान, तो यहां पर क्या होगा, समाकलन। उसी प्रकार अगर मैं कहूं कि मुझे वेग से त्वरण पर जाना है, तो बताओ त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो बताओ यहाँ अवकलन होगा या समाकलन होगा, ये यहाँ पर मान हो जाएगा और त्वरण क्या हो जाएगा, परिवर्तन की दर। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप त्वरण से वेग पर जाना चाहो तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा, अब ये परिवर्तन की दर है और ये मान है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे समाकलन। साइन होगा कैपिटल एस समाकलन का, और अवकलन का डी से आप रिप्रेजेंट करोगे। अब देखिए जो समाकलन है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा। तो नेक्स्ट टॉपिक की टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन।
समाकलन के प्रकार, पहला प्रकार होता है इनफाइनाइट और दूसरा होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट इसको हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निश्चित समाकलन। तो समाकलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, पहला अनिश्चित और दूसरा निश्चित। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनिश्चित समाकलन की, उसके बाद हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। ठीक है, तो अब हमारा पहला टॉपिक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। देखिए, अब देखिए पहले मैं थोड़ा सा अवकलन की फिर बात करता हूं। अवकलन में आपने एक फॉर्मूला लिखा था कि जैसे अगर मैं आपको दे दूं y इज इक्वल टू x की पावर n और बोलूं कि इसका अवकलन करो, तो आप क्या करते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन। बताओ, यही करते थे। और यहां पर मैंने आपको दो प्रोसीजर बताए थे। पहला क्या बताया था कि मल्टीप्लाई बाई पावर, यही बताया था। और दूसरा मैंने क्या लिखा था कि पावर डिक्रीज बाई वन। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए। तो पहला मल्टीप्लाई बाई पावर यानी पावर से गुणा करो, तो देखो यहाँ पर पावर कितनी है n, तो देखो इसको पावर से गुणा कर दिया ना n से। दूसरा पावर डिक्रीज बाई वन, पावर है कितनी n, डिक्रीज बाई वन यानी एक से डिक्रीज करो, तो पहले n थी, एक कम करोगे तो n माइनस वन नहीं हो जाएगा क्या। जैसे यहाँ पर 4 हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस वन यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो, अगर ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपको समाकलन में मिले कि y इज इक्वल टू x की पावर n का क्या करो आप, समाकलन। तो देखो जैसे ही आपने अवकलन किया तो आपने क्या लिख दिया, dy बाई डी एक्स। तो यहां मैंने क्या कहा था, समाकलन का साइन कैपिटल S। अब यहां पर आप लिखोगे y dx, याद रखना ये लिखने का सिंबल है। यहां पर जैसे dy बाई अपॉन dx लिखा है तो यहां पर इंटीग्रेशन का साइन y dx लिखोगे। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो देखो आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, उल्टा प्रोसीजर है। यानी आपको इन दोनों स्टेप्स को उल्टा करना है। तो देखो उल्टा करना है तो आप सेकंड स्टेप से चालू करो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पावर डिक्रीज बाई वन। तो यहां पर आप पहला स्टेप क्या लिखोगे कि पावर, देखो यहाँ उल्टा होगा तो डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज का उल्टा, डिक्रीज यानी घटना, तो घटना का उल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ना यानी इंक्रीज। तो यहां पर आप लिखोगे कि पावर इंक्रीज बाई वन। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या करते थे कि मल्टीप्लाई बाई पावर यानी पावर से गुणा करो, तो उल्टा क्या हो जाएगा कि डिवाइडेड बाई पावर यानी पावर का भाग दो। तो दूसरा स्टेप आप क्या करोगे कि डिवाइडेड बाई पावर। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई कि अवकलन में क्या होता था कि मल्टीप्लाई बाई पावर, पावर से गुणा करो, उसके पश्चात पावर डिक्रीज बाई वन, पावर में एक की कमी करो। तो समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा प्रोसेस है। तो आप उल्टा चलोगे तो पावर डिक्रीज बाई वन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज बाई वन। दूसरा मल्टीप्लाई बाई पावर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पावर। तो पहला हमने क्या लिखा कि पावर इंक्रीज बाई वन, तो बताओ यहां पर पावर कितनी है, n। इंक्रीज बाई वन करनी है तो n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस वन। बताओ यही आएगा। डिक्रीज करना हो तो माइनस वन हो जाएगा, इंक्रीज करना है तो प्लस वन। दूसरा क्या, डिवाइडेड बाई पावर। अब पावर है कितनी, ये जो नई पावर आई है कितनी है, n प्लस वन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर n dx का। समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। याद रखना, अवकलन अगर करना हो x की पावर n का तो वो होता है nx की पावर n माइनस वन, और समाकलन क्या होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यानी पावर में एक बढ़ाओ और उस बढ़ी हुई पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बताओ इस फॉर्मूले में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो हमें डायरेक्ट याद ही रखने हैं। जैसे आपको पहला मैंने बोल दिया कि इंटीग्रेशन करो x dx का। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर पावर नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1।
तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बताओ यही कहता है। अब बताओ n की वैल्यू यहाँ पर है कितनी, इसको अगर मैं x की पावर n dx से कंपेयर करूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे सामने 1, यानी x के जो सिर पे लिखी हुई है वही तो किसकी वैल्यू है n की, तो कितना लिखा हुआ है 1। तो n की जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो बताओ ये x स्क्वायर बाई 2 नहीं आया क्या, आया। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा आपसे पूछूं कि x स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन करो, तो सीधा है कि पावर में एक जोड़ो और जो जुड़ी हुई पावर है उससे डिवाइड कर दो, तो एक जोड़ोगे तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, x की पावर 3/3। इसी प्रकार अगर मैं x की पावर 4 dx आप सॉरी 3 dx पूछूं तो क्या हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूं x की पावर 4 अपॉन 4। बताओ इन तीन इंटीग्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, तो x का जो समाकलन होता है वो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, x क्यूब का क्या हो जाएगा x की पावर 4/4। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखने योग्य वो ये है कि यहाँ पर आप कभी भी n का मान -1 नहीं ले सकते हो। मैंने क्या बोला कि जो ये फॉर्मूला आपने लिखा है x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये कभी भी n बराबर -1 के लिए सत्य नहीं होगा। अब देखते हैं क्यों सत्य नहीं होगा, तो चलो सोल्व करो। तो मैंने क्या कि n की जगह आप -1 रख के देखो, तो इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx। अब देखो समाकलन का फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक जोड़ो तो -1 प्लस 1 अपॉन उस पावर से डिवाइड करो तो -1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया x की पावर 0 अपॉन 0। और किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग देते हो तो वो डिफाइन ही नहीं है, यानी ये जो क्वांटिटी है वो अनडिफाइंड है। इसलिए जो ये फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये कभी भी n बराबर -1 के लिए सत्य नहीं होगा। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या पता सर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको इसी का समाकलन करना है तो आप क्या करोगे। तो देखिए इसका सीधा सा तरीका ये है कि x की पावर -1 को मैं 1 अपॉन x लिख सकता हूं क्या, यस और नो। अरे भाई पावर -1 है इसका मतलब इसको 1 अपॉन x लिखा जा सकता है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये तो अनडिफाइन हो गया, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको 1 अपॉन x लिख लेंगे और 1 अपॉन x dx का समाकलन क्या होता है log x। तो ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं होगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसके बाकी के जो जनरल फॉर्मूलाज हैं, जिस प्रकार हमने अवकलन के फॉर्मूले पढ़े थे उसी प्रकार इसके भी जो फॉर्मूले हैं। तो पहला सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो देखिए पहला फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि x की पावर n का समाकलन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये याद रखना कि x किसको आपको छोड़ना है, n की पावर -1 नहीं लेना है। इसके अलावा 1 अपॉन x dx, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं sin x की बात करूं तो जो sin x का हो जाएगा माइनस cos x, क्योंकि उल्टा होता है। अब मुझे बताओ अवकलन में sin का समाकलन क्या, सॉरी sin का अवकलन क्या था cos x था, और cos का क्या था माइनस sin x, तो इसका उल्टा हो जाएगा sin का क्या हो जाएगा माइनस cos, और cos का क्या हो जाएगा बताओ, cos का हो जाएगा प्लस का sin x। उसी प्रकार अगर मैं ऐसे लिखूं कि sin ax प्लस b dx, इसका आप क्या करो समाकलन, तो इसका माइनस आ जाएगा cos ax प्लस b, और यहाँ पर क्या होता था कि ये जो मतलब इसका जो अवकलन करते थे तो ये गुणा में आता था, अब ये किस में आ जाएगा भाग में। इसी प्रकार अगर मैं cos ax प्लस b dx इसका आपसे समाकलन पूछूं तो इसका हो जाएगा sin ax प्लस b अपॉन a। इसके अलावा आप जैसे tan का क्या बता रहे थे, जैसे tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर जो sec स्क्वायर x है उसका समाकलन कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा tan x। उसी प्रकार sec x tan x, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sec x।
याद रखना ये उल्टा प्रोसीजर है। तो मुझे बताओ tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x। अब मुझे बताओ sec x का क्या होता है, sec x tan x, तो उल्टा क्या हो जाएगा कि sec x tan x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है sec x। उसी प्रकार अगर मैं e की पावर x का आपसे समाकलन पूछूं तो ये e की पावर x ही होगा, और e की पावर x का अवकलन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। एक और कि e की पावर ax प्लस b का पूछूं तो क्या हो जाएगा e की पावर ax प्लस b, और पावर से आप क्या कर दो डिवाइड, अवकलन में क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो इसमें आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो ये जो जनरल फॉर्मूले हैं आपको पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्मूले से आपको इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं याद करने हैं। अब यहाँ से जैसे एक दो क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं तो मैं एक दो क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज के लिए करवा देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि जैसे मैंने आपको दे दिया कि एक क्वेश्चन है और उसमें आपको बोला गया है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस साइन x प्लस सेक x टेन x। अब देखिए इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो समाकलन y dx, ठीक है, तो अलग अलग लिख दो आप, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन सेक x टेन x dx। अब मुझे बताओ इसको तो आप x की पावर n से सोल्व कर लोगे, क्या कहता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस साइन का क्या हो जाता है माइनस कोस, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं माइनस कोस एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा कि एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस कोस एक्स प्लस सेक एक्स। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए हम बात करते हैं, पहले जैसे एक दो और क्वेश्चन ले लो। जैसे आपको वेलोसिटी का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, ठीक है, और आपसे पूछा है कि विस्थापन बताइए, ठीक है, आपको वेलोसिटी यानी वेग दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, और आपको क्या पूछा है एक्स पूछा है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप x से v पर जा रहे हो तो क्या करोगे अवकलन, बट v से अगर x पर जा रहे हो तो आप क्या करोगे समाकलन। तो x निकालोगे तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन v dx होता है, लेकिन यहाँ पे t में है तो आप क्या लिख दोगे इंटीग्रेशन v dt। तो अब देखो यहाँ पर आप v का मान रखो तो टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन इंटू डी टी। अब आप क्या करो इस कोष्टक को ओपन करो, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन टू टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन डी टी। ओके, अब मुझे बताओ टी स्क्वायर का क्या होता है, अभी अभी आपने लिखा है टी क्यूब बाई थ्री प्लस टू तो क्या है कांस्टेंट, तो उसको तो बाहर ले लो, और टी डी टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट प्लस डी डी टी। ऐसा देखो कहीं लिखा हुआ मिले ना, तो ये समाकलन है ना, ये डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, यानी समाकलन अवकलन को कैंसिल कर देगा, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी t। ऐसा कहीं दिखे जैसे y डी, जैसे मैंने क्या लिख दिया कि dy लिख दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी प्रकार dt लिख दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा t, यहाँ पर क्या बचेगा y, और यहाँ पर क्या बचेगा x। ये भी आप क्या करना याद रखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे इंटीग्रेशन में, कि ऐसे कोई आपको इक्वेशन इसी प्रकार, जैसे अगर मैं एक्सेलरेशन दे दूं टी स्क्वायर प्लस वन, और फिर मैं अगर वेलोसिटी पूछूं तो भी आप क्या करोगे इसी प्रकार करोगे कि ए डी टी। अब ए का मान आप यहाँ पे रखोगे कितना है टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। अब इसको अलग अलग सोल्व करो तो टी स्क्वायर डी टी प्लस डी टी। अब देखो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ तो बच गया टी, और यहाँ क्या आ गया टी क्यूब बाई थ्री। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का मान। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है निश्चित समाकलन। ये था अनिश्चित। अब कैसे पता चलेगा निश्चित और अनिश्चित का, तो वही देखिए अभी पता चल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है फाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निश्चित समाकलन। अब देखिए अब कुछ आपको समाकलन इस प्रकार के मिलेंगे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स वन टू थ्री, ठीक है,
इतनी देर आपने जो भी क्वेश्चन किए तो उसमें आपको ऐसे मिल रहा था x का समाकलन करो, x स्क्वायर का करो, x की पावर हाफ का करो। बट अगर यहाँ पर जैसे ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि यहाँ पर आपको 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 8 हो सकता है, तो इसको आप बोलोगे निश्चित समाकलन। इसको निश्चित क्यों बोला? यानी जैसे यहाँ पर आप मैंने लिखा कि x स्क्वायर dx, तो अब यहाँ पर जो 1 और 3 है ना, जो संख्या है 1 और 3, इनको बोला जाता है लिमिट, और लिमिट को हिंदी में क्या बोला जाता है? सीमा। यानी ये कहना चाहता है कि जब आप इसका समाकलन करोगे ना, तो उसका जो मान वो आप जो लिमिट लगाओगे वो 1 से 3 लगाओगे। बट देखो यहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार की कोई लिमिट लगाई है क्या? नहीं लगाई। इसका मतलब ये अनिश्चित है। बट यहाँ पर देखो ये निश्चित है, ये 1 से 3 तक ही मूव कर सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इंटीग्रेशन? तो देखो जिसके ऊपर लिमिट लिखी हुई हो ना, वो तो होगा फाइनाइट, और जिसके ऊपर लिमिट ना लिखी हो वो कैसा समाकलन होगा? वो होगा इनफाइनाइट, यानी अनिश्चित। यानी ये अनिश्चित है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बट ये निश्चित है, ये 1 से 3 तक ही मूव कर सकता है। यहाँ पर जो 3 है उसको बोला जाता है अपर लिमिट। अपर लिमिट हिंदी में बोला जाता है ऊपरी सीमा, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और इसको हिंदी में बोला जाता है निम्न सीमा। ठीक है, तो जहां पर भी सीमा की बात होगी वो हमेशा कैसा समाकलन होगा? निश्चित। जहां पर सीमा की बात ना हो वो कैसा होगा? अनिश्चित। ऊपर वाली सीमा को बोलेंगे ऊपरी सीमा, नीचे वाली सीमा को क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। तो अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार सोल्व करोगे, तरीका क्या है? तो देखो इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप तो यह कहता है कि चाहे कोई भी फाइनाइट इंटीग्रेशन हो ना, उसको आप सबसे पहले तो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करोगे उसका, यानी आपने अनिश्चित समाकलन को जो सोल्व करने का तरीका है उससे सोल्व करोगे। उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ लिमिट, यानी आप सीमा का मान रखोगे, और फिर आप करोगे सब्ट्रैक्ट। अब मैं देखो एक एक स्टेप से समझा रहा हूं आपको कि पहला आप इसका क्या करोगे? इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि x स्क्वायर dx का आप समाकलन करो, लिमिट है 1 to 3। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो उसको अनिश्चित समाकलन की तरह सोल्व करो। तो बताओ x स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? x की पावर n का क्या होता है? n + 1 / n + 1। बताओ यही होगा। तो क्या मैं इसको x की पावर 3/3 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं? तो पहला काम हो गया कि इसको इनफाइनाइट की तरह हमने सोल्व कर लिया। दूसरा आपको कह रहा है कि लिमिट रखो तो पहले आप हमेशा अपर लिमिट रखोगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखोगे। तो आपके सामने मान क्या है? x³/3। तो अब आप देखो 3 तो चेंज कर ही नहीं सकते ना, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो कौन चेंज हो सकता है? x। तो x की जगह पहले आप अपर लिमिट रखोगे। बताओ कितनी है? 3। तो आप लिखोगे x की जगह 3, तो 3/3। फिर आप लोअर लिमिट रखोगे, तो x की जगह अब आप क्या रखोगे? 1। तो 1/3, क्योंकि 3 तो चेंज होगा ही नहीं ना। और थर्ड स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस करो। तो बीच में किसका साइन लगा दो? माइनस का। तो यहां से क्या आ जाएगा? 27/3 - 1/3। तो ये क्या आ गया? 9 - 1/3। तो 27 - 1 26/3। तो ये तरीका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको और बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि इंटीग्रेशन x² + 3x + 2x, लिमिट है 1 से 2, और इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले x² + 3x + 2, और लिमिट क्या है? 1 to 2। अब मुझे बताओ x² का समाकलन क्या होता है? x³/3 प्लस x का क्या हो जाएगा? x²/2। और देखो यहाँ साथ dx भी आता है, तो 2dx का क्या हो जाएगा? 2x। अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले तो आप लिखोगे अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट, और अलग अलग सोल्व करोगे। तो सबसे पहले तो x³ को सोल्व करोगे, तो 1/3 में अलग ले लेता हूँ। x³, इसकी लिमिट कितनी है? 1 से 2, प्लस 3/2 बाहर ले लो। x² की लिमिट कितनी है? 1 से 2, प्लस 2 बाहर ले लो। x की लिमिट कितनी है? 1 से 2। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे? अपर लिमिट रखोगे, तो x की जगह 2 रखोगे, तो 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 8।
बीच में साइन किसका लगाओगे, माइनस का। अब लोअर लिमिट 1 की पावर क्यूब कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 3/2, x की जगह 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 प्लस 2 और x की जगह 2 माइनस 1, तो सोल्व कर लो 1/3 इंटू 7 प्लस 3/2 इंटू 3 प्लस 2, तो सोल्व कर लेना कितना आ जाएगा, 7/3 प्लस 9/2 प्लस 2, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी निश्चित समाकलन को हम सोल्व करते हैं कि तरीका क्या है कि पहले तो उसको इनफाइनाइट इंटीग्रल की तरह सोल्व करोगे, ठीक है। जैसे x स्क्वायर का किया तो x³ 3, x का क्या होता है x²/2 और dx का क्या हो गया x, सोल्व कर लिया। उसके बाद पहले आप लोअर लिमिट रखोगे, सॉरी अपर लिमिट रखोगे, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद क्या रखोगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। और याद रखना ये संख्या चेंज नहीं होगी, जैसे 3/2 है, 2 है, ये 3 है, ये चेंज कैसे होगी, चेंज तो कौन हो सकता है, x हो सकता है जो वेरिएबल हो, x ही तो यहाँ पर कौन है, परिवर्ती है। इसीलिए मैंने यहाँ से 1/3 बाहर ले लिया, यहाँ पर 3/2 बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया। तो ये है किसी भी निश्चित समाकलन को सोल्व करने का तरीका। तो ये हो गया आपके निश्चित और अनिश्चित समाकलन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी निश्चित समाकलन पर, जो 12th क्लास बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए वो क्वेश्चन है कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि 0 से पाई इंटीग्रेशन करना है आपको sin x dx, इसका मान आता है 2। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है -π/2 से +π/2 cos x dx, इसकी वैल्यू भी आती है 2। थर्ड है 0 से 2π sin x dx, इसकी वैल्यू आती है 0। और लास्ट है 0 से 2π cos x dx, इसकी वैल्यू आती है 0। तो ये चार इंटीग्रेशन है। पहला क्या है कि 0 से पाई sin x dx, दूसरा है -π/2 से +π/2 cos x dx, थर्ड है 0 से 2π sin x dx और फोर्थ है 0 से 2π cos x dx। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू आपको जो याद करनी है वो बता देता हूँ कि sin π की वैल्यू 0 होती है और sin 2π की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। cos π की वैल्यू -1 होती है और cos 2π की वैल्यू +1 होती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, कि sin π की वैल्यू कितनी होती है, 0 और sin 2π की कितनी होती है, 0, cos π की -1, cos 2π की +1। अब देखिए इनमें से आप कोई भी मैं एक बता देता हूँ, जैसे पहला बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि 0 से पाई sin x dx बराबर, आप इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो साइन, पहले तो आप इसको क्या करोगे, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन की तरह सोल्व करोगे। तो बताओ sin x dx का समाकलन क्या होता है, बताओ साइन का क्या होता है, माइनस cos x, यही होता है। और अब आप इस पर लिमिट लगा दो 0 से पाई। अब सोल्व करने का तरीका क्या कहता है कि पहले तो आप रखोगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, पाई, बीच में किसका साइन, माइनस का। फिर आप क्या लिमिट रखोगे, लोअर, तो लोअर कितनी है, 0। अब मुझे बताओ, देखो cos पाई की वैल्यू कितनी है, -1, तो रख दो, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो कितना मान आ गया, 2 आ गया ना। बस इसी तरीके से आपको बाकी के भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं ये बता देता हूँ 0 से 2π sin x dx, क्वेश्चन क्या है कि 0 से 2π sin x dx। अब देखो पहले तो इनफाइनाइट इंटीग्रल की तरह इसको सोल्व करना है, तो बताओ साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस, चलो एक कोस का बता देते हैं ना, ये नीचे वाला बता देते हैं कि 0 से 2π cos x dx। अब मुझे बताओ कोस का क्या होता है समाकलन, sin x, अब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2π। तो सोल्व करने का तरीका कि x की जगह पहले आप अपर लिमिट रख दो, बीच में sin x की जगह लोअर लिमिट। अब बताओ sin 2π की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये मान कितना आ गया, 0, और यही आ रहा है।
तो ये भी जो 4 इवेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ये था आपका इंटीग्रेशन। याद क्या रखना है इंटीग्रेशन में मोस्टली, कि ये जो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसीजर है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मान से परिवर्तन की दर निकालते हैं, और यहाँ हम परिवर्तन की दर से क्या निकालेंगे, मान। इसके अलावा भी अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, उनमें अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।